हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये जो चैप्टर है, जो रसायन विज्ञान का चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करूंगा। जी हाँ, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करूंगा और इसमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं कैटलिस्ट जी 123 पे और इंस्टाग्राम पेज पे, और दूसरा आप फेसबुक पेज कैटलिस्ट जी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कॉपर सल्फेट विलयन में, क्वेश्चन ये है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है, मतलब आयरन का सल्फेट बन गया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन, उष्मीय अपघटन। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर होगा प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करिए, रिएक्शन लिख लीजिए। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। अच्छा, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन उसने किससे कराई? आयरन से कराई, तो आयरन लिख लीजिए। अब इसके बाद बना क्या आपका इसका? देखिए बनेगा क्या, बनेगा इसमें फेरस सल्फेट, यानी आपका बना Fe4। और क्या बनेगा इसमें? कॉपर, और आ जाएगी यहाँ रिएक्शन में। अच्छा, क्या इस रिएक्शन में, क्या इस रिएक्शन में आपको ये ऐसा दिख रहा है कि इस रिएक्शन में हमारा, ये देखिए कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इस कॉपर को वहां से क्या करा? हटा दिया, डिस्प्लेस किया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? प्रतिस्थापन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होगी? प्रतिस्थापन रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने कॉपर को प्रतिस्थापित किया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाँ, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो पहली चीज, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? अगर बहुविकल्पी आ गया तो आप रासायनिक अभिक्रिया लिख दीजिए बस, लेकिन अगर एक मार्क्स में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कैसे, मैग्नीशियम की रिएक्शन। अब वायु में क्या होगा? क्या वायु में आपका ऑक्सीजन होगा? क्या वायु में आपका ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन भी होगा? तो इस ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा MgO में, MgO में। तो देखिए, क्या यहाँ जो मैग्नीशियम था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो डिफरेंट थी, यहाँ जो ऑक्सीजन था उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग थी? क्या इन दोनों से अलग थी? क्या, और अगर ये अलग होगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, और जो उत्पाद है, उन दोनों की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको दिया है समीकरण Be2C प्लस XH2O gives YbO2 YbEOH होल ट्वाइस प्लस CH4, ये दिया हुआ, और x और y की वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये रिएक्शन के बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, यानी कि अभिक्रिया को बैलेंस करना है आपको, उसका रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं इसको यहीं से देख लेता हूँ, यहीं से बता देता हूँ आपको। देखिए पहले आप x और y को तो हटा दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। x और y को हटा दीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इधर कितने बेरिलियम है? क्या इधर 2 बेरिलियम है? इस बेरिलियम को बैलेंस करने के लिए आपको इस साइड में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 2 का। इधर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब अगर आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इधर प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? BeOH
होल ट्वाइस होगा, होगा ना, BeOH होल ट्वाइस। अच्छा, अब जरा y की वैल्यू हमें दिख रहा है कि हो सकता है 2 हो। अब फिर हम देख लेते हैं, इधर जैसे ही आपने इसको इससे गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन कितना हुआ? क्या आपका हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हुआ क्या? इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई करिए, हाइड्रोजन क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक, यहाँ से 4 हुआ, और इसी प्रोडक्ट साइड में ही आपका 4 हाइड्रोजन और है, तो टोटल जो प्रोडक्ट साइड में आपके हाइड्रोजन थे वो कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन। अब 8 हाइड्रोजन बैलेंस कहाँ से होगा? यहीं से बैलेंस होगा। देखिए H2O, यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2। 2 पहले से ही है, तो कितने हाइड्रोजन का कितना मल्टीप्लाई कर दूं, कितने का गुणा कर दूं कि ये 8 हो जाएगा? क्या मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं? क्या मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा क्या? अब उसके बाद आप इक्वेशन देख लीजिए कि क्या क्या है। अब बैलेंस करने के बाद आपके पास यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन आपने बैलेंस कर लिया दोनों साइड 8, बेरिलियम भी बैलेंस हो गया 2। तो इसका मतलब आपके रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस हो गई। यहाँ आपको 4 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो x की वैल्यू क्या हुई? 4, और y की वैल्यू क्या हुई? 2। आपका ऑप्शन हो गया 4 और 2, ये हो गया आपका ऑप्शन। चलिए, आपको समझ आ गया? इसको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इसकी जब वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, वहाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं दूसरी की रिएक्शन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए नीचे कौन सी रिएक्शन दी है। यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन है, यहाँ थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, यहाँ चेंज करना होगा। चाहे ये आप पहले ऑप्शन में इसे 3 कर लीजिए या दूसरे तीसरे ऑप्शन में 3 कर लीजिए, कहीं भी जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पे मैं तीसरे वाले में 3 ले लेता हूँ, मतलब ये पहला एवं तीसरा है। ठीक, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा। चलिए चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, पीबीओ, किसी भी रिएक्शन से ऑक्सीजन का निकलना, किसी भी या किसी भी पार्ट से, किसी भी पार्ट में से, मान लीजिए ए है, इसमें अगर मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं, इसमें मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण रिएक्शन, या इसको बोलते हैं अप उपचयन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पीबीओ में ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है बल्कि हट रहा है। हट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकरण नहीं होगा बल्कि ये अपचयन होगा। देखिए दो चीजें फिर से समझ लीजिए, अपचयन, अपचयन और अपचयन, और दूसरी रिएक्शन है उपचयन। क्या है? उपचयन, उपचयन। ये जो अपचयन है इसको रिडक्शन बोलते हैं, और उपचयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आप अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो देखिए, अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या पीबीओ का रिडक्शन या अपचयन हो रहा है, या पीबीओ का अपचयन हो रहा है? तो यहाँ दिया हुआ सीसा अपचयित हो रहा है। अब ये पीबीओ है, ये पीबीओ किस में हुआ? पीबी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हुआ? अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है? सीसा का, ये सीसा का। अच्छा, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका उपचयन हो रहा है, अगर इसका उपचयन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा? लेड का, लेड का क्या हो रहा है? लेड का, देखिए ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा, उल्टा गया होगा। इसका क्या होगा? उसका उल्टा होता है। अगर एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए इसमें ऑक्सीजन
जुड़ रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, ये उपचयन और ये अपचयन है, ये अपचयन है ना जी। अब देखते हैं, अब सीसा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है कि नहीं, ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये वाला चीज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसका उपचयन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन होगा। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये हमें मिल गया हमारे में। अच्छा तीसरा आप देखते हैं, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड देखिए, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये बात सही है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा जी, सीसा अगर ये अपचयित हो रहा है तो जो सीसा है ये, इसका क्या हो रहा है, ये उपचयन होगा, तो सीसा का ये लिखा है अपचयित हो रहा है, तो ये वाला भी गलत है। तो अब हमें कौन कौन सा ऑप्शन मिल गया, पहला और दूसरा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो सिंपल सी बात है, अपचयन और उपचयन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन से समझिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी से ऑक्सीजन जोड़ना, और अपचयन यानी रिडक्शन का मतलब होता है किसी से ऑक्सीजन को हटाना। तो देख लीजिए कहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और कहाँ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al, अगर रिएक्शन करके ये Al2O3 दे रहे हैं प्लस 2Fe दे रहे हैं, तो ये ऊपर दी गई रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन, ये बताना आपको। अच्छा, क्या ये एल्यूमिनियम, क्या ये एल्यूमिनियम इस आयरन को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है? अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है तभी तो ये आपका एल्यूमिनियम इसके साथ आया और आयरन अलग हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, विस्थापन रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। और ये एक ही विस्थापन हो रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट विस्थापित किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या नाम होगा इसका, ये विस्थापन रिएक्शन होगी। ठीक है, ये विस्थापन रिएक्शन होगी, तो ये आपकी विस्थापन रिएक्शन हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? देखिए दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है उष्मा शोषी और एक होती है उष्मा छेपी। उष्मा शोषी और उष्मा छेपी, इसको ऐसे समझिए, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको एक तड़ाका किसी ने मार दिया, अगर किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया आपके टीचर ने, तो क्या होगा, उष्मा आपके अंदर घुस जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। और अगर आपने किसी को लगा दिया तो आपके अंदर से बाहर ऊर्जा आई, तो इसमें क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी। तो उष्मा शोषी उष्मा छेपी समझ में आ गया, उष्मा अंदर तो शोषी और बाहर तो छेपी। अब देखिए हम पता कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये वैल्यू गिवन है, देखिए ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू अगर प्लस में है, ये वैल्यू अगर प्लस में है, तो इसका मतलब है कि उष्मा बाहर आ रही है, और उष्मा अगर बाहर आएगी तो क्या होगा, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी। बताइए क्या होगा, उष्मा शोषी की उष्मा छेपी, ये होगा उष्मा छेपी, बाहर आ रही है। तो उष्मा शोषी क्या होगा, देखिए उष्मा शोषी ये होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा माइनस में हो रही है, मतलब यहां लग रही होगी। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर डी, आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रिया दी गई है, पहली प्रक्रिया दी है CuO को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है, ठीक। तो क्या इस रिएक्शन में ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, कॉपर से ऑक्सीजन निकला, तो इसका क्या होगा, इसकी ये रिडक्शन हुआ यानी अपचयन हुआ, और इसी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, देखिए जुड़ने के बाद ही तो बनेगा ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये इसका उपचयन हुआ, उपचयन यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा जी, तो क्या ये दोनों रिएक्शन हो रही है, तो जब दोनों रिएक्शन होती है तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक। और उसके साथ साथ क्या ये कॉपर यहाँ से विस्थापित भी हो रहा है,
देखिए यहाँ ऑक्सीजन हटा रहा है ना, तो इसका मतलब ये विस्थापित भी हुई, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स के साथ साथ विस्थापन प्रतिक्रिया भी होगी। तो जो भी रिएक्शन दी है वो आपका क्या होगा, रेडॉक्स मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों रिएक्शन हो रही है साथ में, और उसके साथ में आपका विस्थापन भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे, लौह चूर्ण क्या हुआ आपका, Fe हुआ। इसके ऊपर अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, HCl डाल दीजिए, तो क्या होगा इसमें, FeCl बनेगा, Fe या FeCl2 बन जाएगा, ये फेरस और फेरिक में बनेगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं अभिक्रिया तो होगी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। हाँ देखिए बन गया, आपका हो गया, जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा, बनेगा कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। चलिए देखिए पहला है इसमें सोडियम क्लोराइड विलयन, सोडियम क्लोराइड ले लिया मैंने, और कॉपर की रिएक्शन करा दी है ना। तो देखिए सोडियम ऐसे ही काफ़ी एक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन जो है इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसको हटा नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी प्रतिस्थापन वाली रिएक्शन नहीं होगी, मतलब पहली आपकी प्रतिस्थापन नहीं हुई। मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम की बात करें, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी काफ़ी एक्टिव होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, तो ये वाली रिएक्शन भी प्रतिस्थापन नहीं होगी, मतलब ये रिएक्शन नहीं जाएगी। दूसरा फेरस सल्फेट और सिल्वर धातु, देखिए फेरस सल्फेट ये है, फेरस सल्फेट और Ag मतलब सिल्वर धातु। अब जो है जो Ag है सिल्वर, ये भी इसके कंपैरिजन में आयरन काफ़ी एक्टिव होता है, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट Ag3 ले लीजिए और इसकी कॉपर से रिएक्शन करा दीजिए। जी हाँ, कॉपर जो होता है सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन को शो कर देगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 दे देगा और आपका Ag दे देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये बेसिकली आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, वहाँ के क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है आपका रिएक्टिविटी सीरीज से है। तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु से रिएक्शन करेगा, जो मेटल दूसरे से एक्टिव है वही उसके सॉल्ट से, वही उसके लवण से उसे विक्षेपित कर सकता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो होपफुल कि आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, आपको समझ आ गए। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया, हाँ ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए।